नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिसंबर महीने में विपक्ष के 60 सांसदों ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। आरोप था कि विपक्ष को बहुत टोकते हैं, असहमतियों का मजाक उड़ाते हैं, विशेषाधिकार हनन के नोटिस का बेजा इस्तेमाल करते हैं, मगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। उपसभापति ने कहा कि इस प्रस्ताव का मकसद उपराष्ट्रपति की मर्यादा को टारगेट करना था। अब हमारा सवाल है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर क्या उसकी मर्यादा बढ़ा दी? क्या उनके बयान कोर्ट की गरिमा को बढ़ाने वाले हैं? जो शख्स अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह को लेकर पक्षपात के आरोपों से घिर जाते हों, उपराष्ट्रपति बनने के पहले 2019 से 2022 के बीच जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। एक नहीं दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं। किस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपने बयानों से विवाद पैदा कर देते थे। कभी ट्वीट कर देते थे कि राज्य यूनिवर्सिटी के 24 वाइस चांसलर की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है। कभी लिख देते थे सरकार तुष्टीकरण कर रही है। विपक्षी दलों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं। एक राज्यपाल के तौर पर उन्होंने मीडिया से, जनता से, सिविल सोसाइटी से चुप्पी तोड़ने की अपील कर दी थी। बंगाल में रहते हुए मुख्यमंत्री को और उपराष्ट्रपति बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को। आपको एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूं। हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति थे तब उनके मजहब और उनकी निष्ठा को लेकर जब तब ट्रोल कर दिया जाता था, ट्विटर पर ट्रेंड हो जाता था। तब भी उपराष्ट्रपति पद की गरिमा की परवाह नहीं की जाती थी। और अब तो इस पद पर धनखड़ साहब बैठे हैं। वे इस पद पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो अब भी इस पद की गरिमा की परवाह नहीं की जा रही है। जब उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने लग जाएं, तो आपको चिंता करनी चाहिए कि इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। हमारा आपका किसी का भी अभिभावक सुप्रीम कोर्ट ही है। हर नागरिक के लिए अंतिम अदालत वही है। सुप्रीम कोर्ट जरा भी कमजोर होता है, अंतिम पंक्ति में खड़ा आम आदमी कांपने लग जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा का अंतिम भरोसा इसी सर्वोच्च न्यायालय पर टिका होता है। इसलिए पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की लगातार समीक्षा होती रही है। इस सिलसिले में आप चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल की समीक्षा में लिखे गए तमाम लेख उठाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले बीजेपी की राजनीति पर प्रहार करते हैं। योगी सरकार ही नहीं, बीजेपी की कई सरकारें अपराध में नाम आने पर बुलडोजर से किसी का घर गिराने लग जाती थीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने साफ साफ कह दिया कि बुलडोजर से घर गिराना अवैध, असंवैधानिक काम है। संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी। यह फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच का था। कहा कि शांति और सद्भावना बनी रहनी चाहिए। जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु के राज्यपाल के कुछ फैसलों को अवैध ठहरा दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ कानून में की जा रही ज्यादतियों को लेकर ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिए कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय मांगना पड़ गया। क्या इन वजहों से किसी को परेशानी हो रही है? क्या इन वजहों से कोई उपराष्ट्रपति को आगे कर रहा है? हम नहीं जान पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को अवैध कहने के लिए हो रहा है, या वक्फ कानून को लेकर पूछे गए सवालों को लेकर और सुनवाई होने तक रोक लगा देने को लेकर। 19 अप्रैल को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया गया, वह किसी को भी चिंता में डालने वाली बात है। कोर्ट खुलने से पहले 3-3 हैशटैग ट्रेंड करने लग गए। ट्विटर पर खुलकर सुप्रीम कोर्ट के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे आप गाली भी कह सकते हैं। जो सरकार अपनी आलोचना में लिखे गए ट्वीट को नोटिस भेजकर हटाने के निर्देश देती रहती है, वह क्यों खामोश है? क्या उसे पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर अपशब्द कहने वाले कौन लोग हैं? अगर ये सरकार के समर्थक नहीं होते तो क्या सरकार चुप रह जाती? यही नहीं, इन सब के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी करते हैं, जिनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा है, और इस मुलाकात की तस्वीर सार्वजनिक की जाती है। आखिर उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की यह मुलाकात क्या संदेश देना चाहती है? कि राज्यपाल को कोर्ट ने मेडल दिया है अवैध बोलकर?
कुणाल कामरा पर एफआईआर हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम अनाप शनाप कहा जा रहा है। और ऐसा कहने वाले कौन हैं, ट्विटर की भाषा से उनकी राजनीति का पता चल जाता है। क्या यह केवल संयोग है या प्रयोग भी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाता है। यही नहीं, उनके बयान के 2 दिनों के बाद यानी 19 अप्रैल को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। यह कहते हैं बीजेपी के सांसद। क्या इससे कोर्ट के खिलाफ हैशटैग के अभियानों का हौसला नहीं बढ़ता होगा? उम्मीद है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। संविधान के प्रावधानों को समझने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को समझने के लिए और आपकी नजरों के सामने क्या क्या खत्म किया जा रहा है, उनके खत्म हो जाने के बाद अपने जर्जर भविष्य को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इतनी मेहनत से आपको कोई नहीं बताएगा। हमसे आपसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सम्मान कीजिए, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद क्यों कह रहे हैं कि कानून कोर्ट बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए? और संसद मनमाना कानून बनाने लग जाए तो जनता को कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लगता है फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने राज्यसभा के इंटर्न के विदाई समारोह में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कितना कुछ कहा। कहने लगे आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। न्यायपालिका को 2400 घंटे मिला हुआ है। कुछ जज ऐसे हैं जो सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं क्योंकि कोई कानून लागू नहीं होता। जजों पर सीधा हमला करने लग गए। कहते हैं संसद में आप क्रिटिकल सवाल पूछ सकते हैं, जजों से नहीं। संवैधानिक कोर्ट को कैसे काम करना चाहिए, इस पर उपराष्ट्रपति सुझाव देने लग गए। संवैधानिक बेंच के गठन से जुड़े आर्टिकल में संशोधन की बात करने लग गए। संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या यह बताना उपराष्ट्रपति का काम है कि संवैधानिक बेंच में कितने जज होने चाहिए? राज्यसभा के सभापति भी हैं, राज्यसभा के इंटर्न के सामने सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह से बोलने लग गए। So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने एक बहुत लंबा खेल खत्म कर दिया। विपक्ष की सरकारों के विधानसभा में पास किए हुए कानून को महीनों नहीं बल्कि कई बार साल 1.5 साल तक मंजूरी नहीं दी जा रही थी। राज्यपाल मंजूरी के नाम पर इन विधेयकों को लटका रहे थे। जब उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो इन बिलों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाने लगा। मोदी सरकार के नियुक्त राज्यपाल कानून की भावना का आदर ना करें, विधानसभा की भावना का सम्मान ना करें, अवैध काम करें, वो ठीक है। कोर्ट ने विधानसभा की स्वायत्तता बहाल कर दी तो कहा जा रहा है कोर्ट कानून बना रहा है। अब आते हैं उस बयान पर जो आर्टिकल 142 को लेकर उपराष्ट्रपति ने दिया है। कहा है इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट मिसाइल की तरह कर रहा है। आपको 2 केस की याद दिलाना चाहता हूं। मंदिर निर्माण के फैसले में इसी आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया। 142 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जो गलत हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। अदालत को भी मस्जिद निर्माण को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। राम जन्मभूमि का फैसला पसंद आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोर्ट ने न्याय की लाज रख ली। लेकिन जिस असंवैधानिक निर्लज्जता से सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार हो रहा है वही प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में फ्रॉड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस फ्रॉड को पकड़ लिया। उस फ्रॉड के साथ कौन लोग खड़े थे आपको पता है। तब के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला
और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा था, ऐसे फ्रॉड से लोकतंत्र की प्रक्रिया का गला नहीं घोटा जा सकता है। हम आर्टिकल 142 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। अब समझ में आ रहा है कि क्यों उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 142 में मिसाइलें नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर यह नहीं होता तो आपके साथ जो फ्रॉड किया जा रहा है वो कभी पकड़ में नहीं आता। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में फ्रॉड का प्रयोग सफल हो जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत अधिकार नहीं होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड का असंवैधानिक और फ्रॉड कानून आज तक चल रहा होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत अधिकार दिया गया है ताकि संसद बहुमत के नशे में जनता का गला ना घोट दे। संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है। इन स्थितियों में अदालत किसी विवाद को इस तरह से समाप्त करने के लिए आगे बढ़ सकती है जो मामले के तथ्यों के अनुरूप हो। संविधान सभा में इस आर्टिकल के ड्राफ्ट आर्टिकल 118 को बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब यह था कि इसका दायरा क्या होगा यह कोर्ट द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि संविधान सभा ने इस आर्टिकल को इसी रूप में देखा कि न्याय के हक में कोई फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह आर्टिकल असीमित शक्तियां प्रदान करेगा। आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करते हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। The President acts on the aid and advice of the Council of Ministers. The Governor of a state acts on the aid and advice of the Council of Ministers in the state. कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है। ये संविधान कहती है। गवर्नर ये भी कर सकता है कि कोई विधेयक को वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत हक नहीं है। ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? उम्मीद है कपिल सिब्बल की इस बात से साफ हो गया होगा कि तमिलनाडु के राज्यपाल कर क्या रहे थे। दूसरे राज्यों में, खासकर जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां राज्यपालों ने किस तरह से विधानसभा के पास कानून को रोककर लटकाए रखा। थक हार कर पंजाब, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। इस वीडियो को क्रम से देखते जाइए, बार बार देखिए, समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को अनायास टारगेट नहीं किया जा रहा है और कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। सबरीमला के केस में आपको याद होगा गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। 2018 की बात है। सबरीमला का फैसला आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और अमित शाह ने कह दिया कि अदालत को वही फैसले सुनाने चाहिए जिनका पालन हो सके। वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं, मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
अगर कल को सरकार ने न्यायपालिका के क्षेत्र में दखल दी तो ठीक नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से परिभाषित है। जब सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो सबसे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के असंवैधानिक कार्यों को पकड़ लिया तो कोर्ट बुरा हो गया। क्या उपराष्ट्रपति ने यूं ही इतना लंबा चौड़ा बयान दे दिया? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में लिखा है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने अवैध काम किया है, अवैध। 8 अप्रैल को फैसला आता है, 10 अप्रैल को उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला करने लग जाते हैं। अपनी राजनीति के लिए कोर्ट की साख पर हमला सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और यह हमला उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर हैं, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? मतलब जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। अगर विधानसभा के पास कानून को राज्यपाल मंजूरी ना दें, कई साल तक लटका कर रख लें, तो फिर जनता की आवाज का क्या होगा? यह तो सीधा सीधा विधानसभा की स्वायत्तता पर हमला है। इससे तो विरोधी दल की सरकारें कोई कानून ही पास नहीं कर पाएंगी, उनकी सरकार चली जाएगी और बिल का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना कि अब कारण लिखकर बताइए कि आपने बिल को मंजूरी क्यों नहीं दी और मंजूरी देने में देरी क्यों हुई। विचार करने के नाम पर अनंत समय तो नहीं दिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि अगर कुछ जटिलताएं हैं तो सरकार कोर्ट से भी पूछ ले, भले कोर्ट की राय ना माने। कोर्ट ने कहां थोपा है खुद को? यही तो कहा है कि 3 महीने के भीतर विधानसभा के पास कानून को मंजूरी देनी होगी। बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्यपाल के फैसले को अवैध पाया है और वह अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ है। इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? लेकिन इस बहस से राज्यपाल के अवैध काम को पीछे कर दिया गया और बहस उपराष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट की होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2016 के 2 मेमोरेंडम के आधार पर कहा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो राज्य सरकार कोर्ट आ सकती है, रिट ऑफ मैंडेमस यानी परमादेश की मांग कर सकती है। इसी आधार पर तो यह फैसला दिया गया है। 8 अप्रैल 2025 का यह फैसला हमने 12 अप्रैल को विस्तार से वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पता चलेगा कि राज्यपाल क्या क्या कर रहे थे। अपने भाषण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई बार कहा कि संसद ही जनता की आवाज है। ठीक बात है, लेकिन क्या वे इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों ने राज्यों में लोगों की आवाज दबाने का काम किया है? विचारों के नाम पर राष्ट्रपति भवन किसी विधेयक की फाइल पर अनंत समय के लिए नहीं बैठ सकता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विवेकाधीन शक्तियों के नाम पर राज्यों की सरकारें बर्खास्त करने का खेल समाप्त कर दिया था। जब मोदी सरकार के दौर में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि विवेकाधीन शक्तियों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 2016 की बात है, जस्टिस के.एम. जोसेफ और वी.के. विष्ट की बेंच थी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356(1) यानी राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति की शक्तियों की संदर्भ में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने से पहले क्या ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी कि यह कदम उठाने की जरूरत पड़ी। राष्ट्रपति केवल अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन की घोषणा नहीं कर सकते, उन्हें इससे जुड़े सारे सबूतों का निरीक्षण करना होगा। उन्हें इसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को बताना होगा कि कोई राज्य सरकार क्यों बर्खास्त की गई। तो पहले विवेकाधीन शक्तियों का खेल समाप्त
अब विचार कर रहे हैं इसका बहाना समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, कानून के छेद को भर दिया, बंद कर दिया। शायद यह बात उपराष्ट्रपति को सहन नहीं हो रही है, शायद यह बात किसी और को भी नहीं हो रही है। 19 अप्रैल को संविधान के विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने द हिंदू अखबार में लिखा है कि अदालत के कई फैसलों में कहा गया है संविधान के तहत की गई कोई भी कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के परे नहीं है, इसलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। पीडीटी आचार्य लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 और 201 की समीक्षा को और विस्तृत किया है। ऐसा कर अदालत ने एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया में संतुलन बहाल किया है जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों की मनमानी या निष्क्रियता के कारण दबाव में थी। When executive, the government is elected by people, the government is accountable to parliament. The government is accountable to the people at election. There is a principle of accountability in operation. In parliament, you can ask questions, critical questions, because the governance is by the executive. But if this executive governance is by judiciary, how do you ask questions? Whom do you hold accountable in election? उपराष्ट्रपति की इस बात को आप विधानसभा और राज्य की सरकारों पर लागू करके देखिए। क्या उन्होंने राज्य सरकार के अधिकार की बात की, उसके अधिकारों की वकालत की कि अगर राज्यपाल कानून पास ना करें तो राज्य सरकार का अधिकार प्रभावित होता है? संविधान के विशेषज्ञ बताए जा रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? आपको सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत हो गई, राज्यपाल से नहीं। क्या राज्यपाल कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? कितनी बार सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि कुछ ऐसा कीजिए कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट बनकर काम ना करे। इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून असंवैधानिक निकला। कोर्ट ने साफ रूप से कहा कि मोदी सरकार का चुनावी चंदे का यह कानून संविधान के आर्टिकल 19 के खिलाफ है। अदालत ने मोदी सरकार द्वारा फाइनेंस एक्ट 2017 में किए गए 4 संशोधनों को भी असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह कानून ऐसा है, इससे भारत की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता कम होती है और कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट का दबदबा बढ़ता है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दानदाता की निजता की रक्षा और मतदाता के जानने के अधिकार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। कानून में किए गए संशोधनों द्वारा दान देने वाले और पाने वाले के बीच लाभ का लेन देन हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने असंवैधानिक कानून बनाने के लिए आपसे माफी मांगी? यह तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है कि 2018 में जो इलेक्टोरल कानून बना था वो असंवैधानिक था, लेकिन तब से लेकर 2024 तक जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब तक बीजेपी ने इस कानून की आड़ में कई हजार करोड़ का चंदा बटोर लिया, जिससे अपने ऑफिस बनवाए। जो कानून असंवैधानिक था उससे हासिल पैसे से बीजेपी ने कितनी संपत्ति बनाई, क्या कभी हिसाब दिया? अकेली सीपीएम थी जिसने इस फ्रॉड कानून को चुनौती भी दी और बॉन्ड के जरिए कोई चंदा नहीं लिया। जगदीप धनखड़ के बयानों को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय की चर्चा हो रही है। पहली लाइन में कहा गया है कि धनखड़ का पद मुख्य तौर पर अनुष्ठानिक है, सेरेमोनियल है। उपराष्ट्रपति ऐसे बयान देकर अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं, इसलिए नीति, राजनीति और न्यायपालिका के फैसलों पर उपराष्ट्रपति का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, यानी इन मामलों से उनका कोई सरोकार नहीं। ऐसा पहली बार नहीं कि धनखड़ के बयान उनके संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है, मगर उन्होंने इस बार जो कहा है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, उनके बयान का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि आर्टिकल 142 कोर्ट को मिला हुआ न्यूक्लियर मिसाइल है। यह भी अनुचित था कि उन्होंने यह सब राज्यसभा के इंटर्न्स के विदाई समारोह में कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पाठकों से कहा है कि आपके लिए धनखड़ के बयानों की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। संपादकीय में लिखा गया है कि ऐसे ही प्रतिबंध राज्यपालों और राष्ट्रपति पर होते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपतियों ने अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनका बर्ताव ऐसा रहा है कि उनमें और राजनेताओं में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। बतौर राज्यपाल कई बार धनखड़ भी उसी श्रेणी में आते दिखाई दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दायरे से बाहर ही नहीं गए, बल्कि भूल गए कहां रुकना भी चाहिए। वे संविधान के अनुच्छेद 145(3) में संशोधन की बात करने लग गए। इसके तहत संविधान की बेंच में 5 जजों का होना जरूरी है,
लेकिन धनखड़ कहते हैं इस संवैधानिक बेंच के मामले में संशोधन की जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि यह असाधारण बात है कि इस संवैधानिक पद पर बैठा कोई शख्स एक संवैधानिक प्रावधान की ही निंदा कर रहा है, जो यह बताता है कि देश के सर्वोच्चतम संवैधानिक न्यायालय को अपना मुख्य काम कैसे करना है। इस बयान में इतनी इम्प्रोप्राइटीज है कि हम गिन भी नहीं सकते, ये अखबार ने लिखा है। धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो देखिए पुराने टाइम जब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 जज फैसला करते थे, मेजॉरिटी थी। अब तो इतने जज हैं, 2 ही जज फैसला करें। भाई 2 ही जज फैसला करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो बेंचेस पे बैठेगा, या 3 जज या 2 जज या 5 जज या 7 जज या 9 जज या 11 जज, और एक बार 13 भी बैठे थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही फैसला करती है ना। 2 जज फैसला करें सारे देश को मानना पड़ता है, 3 करें सारे देश को मानना पड़ता है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर फिर से लौटते हैं कि कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। ना 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 ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि कानून बना रहे हैं, लेकिन कानून बनाने में जो धोखाधड़ी की गई, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, उसी को कोर्ट ने रद्द किया है। कानून कहां बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून के दुरुपयोग को रोका है। आप कानून का दुरुपयोग कर बुलडोजर से किसी गरीब का घर गिरा रहे थे, कोर्ट ने रोक दिया। आप कानून का दुरुपयोग कर विधानसभा में जनता की आवाज का गला घोंट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। आप कानून का गला घोंटकर चंडीगढ़ में फ्रॉड तरीके से मेयर का चुनाव जीत रहे थे, कोर्ट ने रोक दिया। और बीजेपी कैसे ये बात भूल गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता तो आज भारत से लोकतंत्र मिट चुका होता। 1975 में अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ियों में आरोपी पाया, उनके चुनाव को अमान्य करार दिया। तब संसद से 39वां संशोधन पास कर प्रधानमंत्री, स्पीकर और राष्ट्रपति के चुनाव को अदालत के दायरे से बाहर कर दिया गया। यानी इंदिरा गांधी के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन राजनारायण केस में इस संशोधन को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329A(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या आज बीजेपी मजबूत हो पाती? सुप्रीम कोर्ट होती है। आपको याद है जब इंदिरा जी के इलेक्शन का फैसला आया और उनको अनसीट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के मामला आया कि स्टे क्या देना चाहिए। किस जज का फैसला था? एक जज का, जस्टिस कृष्णा अय्यर। याद है आपको? तब धनखड़ जी सब ठीक था, क्योंकि अब 2 जज का फैसला है वो गलत है, क्योंकि सरकार के पक्ष में नहीं है। बट कृष्णा अय्यर का फैसला बिल्कुल ठीक था, वो तो एक जज थे। तो ये किस किस्म की बातें हो रही हैं पब्लिक डोमेन में? तब क्या सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था, या बहुमत के दम पर कुछ भी कानून बनाने, यहां तक कि लोकतंत्र का गला घोंटने का कानून बनाने के प्रयास को खत्म कर दिया था? क्या किया था? तो बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसले को लेकर सरकार का संयम डोलता नजर आ रहा है। क्या कुछ खेल पकड़ा गया है? क्या कुछ और खेल पकड़ा जाने वाला है? पकड़ा तो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी, आयकर विभाग और चुनाव आयोग की करतूतों को पकड़ना शुरू कर दिया, तब भी उपराष्ट्रपति ने ऐसा ही कुछ कहा। ज्यादा पुरानी बात नहीं, सितंबर 2024 की है। उपराष्ट्रपति ने कह दिया, कोर्ट की टिप्पणियों से चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों का मनोबल गिरता है। हमें अपनी संस्थाओं को लेकर बहुत सतर्क रहना है। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं यह देश कहां जा रहा है? यही सवाल तो हम उनसे पूछ रहे हैं और आपसे भी, कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं? सत्ता पर जब भी पकड़ कमजोर पड़ती है, जब लगने लग जाता है कि जनता को कुछ कुछ समझ आने लगा है, तभी संस्थाओं पर अंतिम रूप से जोर से हमला किया जाता है, ताकि जनता छिटक कर दूर चली जाए और सत्ता हाथ में हमेशा के लिए आ जाए। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। एक बार लोकतंत्र हाथ से चला गया तो इस वीडियो को 1000 बार देखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।